स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, अभी रात का 2:30 हो रहा है, 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहा है और मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको मॉर्निंग में वीडियो मिल सके। और मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि मैं घटना चक्र का जो दृष्टि 2023 करंट अफेयर का मैगज़ीन आई है उसको मैं बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा और पार्ट बाय पार्ट कराऊंगा, इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को लेके चलूँगा। सो इस दृष्टि 2023 घटना चक्र मैगज़ीन का यह लास्ट पार्ट होगा आज। ठीक है, लास्ट पार्ट होगा। सो आई होप सो कि आप इसको खूब इंजॉय करेंगे और काफ़ी अच्छे से इंजॉय करेंगे क्योंकि मैंने ईमानदारी पूर्वक इस मैगज़ीन को बिल्कुल कंप्लीट कराया है। ठीक है, और आज मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, मैं ये टाइमिंग आपसे इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आज मॉर्निंग में या रात में ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप देखो ना देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जहाँ पे समझ में आता है आप उस चैनल का एनालिसिस को आप देखो। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि इस मैगज़ीन बहुत अच्छी मैगज़ीन घटना चक्र की है। आप मार्केट से इसको खरीदिए, खरीदने के बाद उसको पेन से हाईलाइट करिए और पढ़िए, तब उसका और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको कैसे ऑब्जर्व करना है, किसको एक मैगज़ीन पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पढ़नी चाहिए। मैं हर पार्ट में बात करते आया हूँ। सो आई होप सो कि मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा बातें करके समय को इसमें ज़ाया किया जाए। ठीक है, तो आज ये दृष्टि 2023 मैगज़ीन का आज पार्ट जो है वह 7 होने वाला है। ठीक है, पार्ट जो है वह 7 होने वाला है। जस्ट वेट, पार्ट 7 होने वाला है। सो आई होप सो कि इसको आप बहुत इंजॉय करेंगे और एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए, तभी कोई क्लास, कोई वीडियो, कोई एनालिसिस यूजफुल हो पाता है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो चैप्टर है वह है संक्षिप्तियाँ। ठीक है, इसमें क्या क्या बात करेंगे हम? चर्चित व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, चर्चित स्थल के बारे में बात करेंगे, संघ और संगठन के बारे में बात करेंगे, योजना परियोजना पे बात करेंगे, ऑपरेशंस और अभियान पे बात करेंगे, जो चर्चित पुस्तकें उन पे बात करेंगे, पुरस्कार बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और जितना जल्दी हो सके इस मैगज़ीन को ख़त्म करके घटना दृष्टि 2023 के मैगज़ीन को बिल्कुल एक 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 माइलस्टोन अचीव करते हैं कि इस मैगज़ीन को हमने बिल्कुल फैथफुली, ईमानदारी से पढ़ा और ख़त्म किया। ठीक है, चलिए। सो चर्चित व्यक्तियों में जो आज हमारा पहला जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीय व्यक्ति की। तो कौन कौन से हैं? सो देखिए, ऐसा नहीं कि कोई इसमें जितने हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का पेपर है ना, उसके ट्रेंड को लेकर चलना है। या तो उसमें उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंस हो या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस राष्ट्रीय लेवल पे हो, सो उस ट्रेंड से लेकर चलना है। बाकी कोई स्किप भी करते चलना है क्योंकि हमें वकैब भी करनी होती है चीज़ों को। तो अजय सिंह, सो स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य व उद्योग मंडल एसो मैन इंडिया, ठीक है, कि नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सो ये नाम याद रखना, अजय सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? द एसोसिएट चेम्बर्स ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, स्पाइस जेट के प्रमुख। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है माधव कौशिक। सो वरिष्ठ साहित्यकार और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर मुकुंद शर्मा को अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट, वी आर सुब्रमण्यम। सो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिक यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पदभार ग्रहण किया है। नाम याद रखना, वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम, ये नाम आप याद रखना। ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ का पदभार उन्होंने संभाला है। कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष का। ठीक है, स्थान लिया किसका? परमेश्वर अय्यर का, परमेश्वरन अय्यर का। नीति आयोग का जो वर्तमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वह कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सो आई होप सो इसको भी याद रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। विभिन्न राज्यों के नए राज्यपाल और उपराज्यपाल। अगर मेरा आप चैनल फॉलो करते हैं तो करंट अफेयर के सेगमेंट में मैं ये टॉपिक बहुत अच्छे से पूरा करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर है बहुत भाई लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो बहुत एस्पिरेंट नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए भी जरूरी है यहाँ पे बात करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा। ठीक है, सो ये लद्दाख के बने हैं। क्लियर?
राज्यपाल रमेश बैस ये महाराष्ट्र के बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ करलेकर बिहार के बने हैं, ये बिहार वाला याद रखना। ये 9 बीपीएससी है ना, 9th बीपीएससी होने वाली है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फागू चौहान ये मेघालय के बने हैं। डॉक्टर गणेशन सॉरी ला गणेशन नागालैंड, ठीक है। अनुसुईया उइके मणिपुर। बिस्वा भूषण हरिश्चंद्र छत्तीसगढ़। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश। गुलाब चंद कटारिया असम। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश। सीपी राधाकृष्णन झारखंड। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम। जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक ये सेवानिवृत्त हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, इनका नाम याद रखना, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम, ये अरुणाचल प्रदेश के। तो इसको थोड़ा सा ना देखो, इसमें समझना तो कुछ है नहीं, दिमाग नहीं लगा सकते हो आप, इसको रट जाना है बिल्कुल, ठीक है। छोटा सा लिस्ट बनाइए, उसको रट जाइए। और क्योंकि देखो अब समय तो बहुत कम बचा है, अब इसको स्किप भी तो नहीं किया जा सकता ना, हो सकता है कि इसमें पूछ ले, तो इसको आपको याद रखना है, बिहार वाला स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास जोशी। सो प्रसिद्ध वास्तुकार का ये निधन हो चुका है, इसलिए चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। वह वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित प्रित्जेकर आर्टी लेक्चर्स प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे, ठीक है। सो वर्ष 2023 में पद्म विभूषण मरणोपरांत तथा वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर्स यूके से सम्मानित हैं। नेक्स्ट हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। सो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, ठीक है, CJI के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 50वां, याद रखना कि अभी जो चंद्रचूड़ हैं वो 50वें नंबर के CJI हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है, ये नंबर याद रखना 50वां, ये क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। सो इस पद पर उन्होंने न्यायमूर्ति UU ललित का स्थान लिया है, ठीक है। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है इनको जनवरी 2023 में, तो ये भी आ सकता है, याद रखना। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, सो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इस आयोग के सदस्यों में न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य और M करुणानिधि शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है R वेंकट रमणी। सो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। देश के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पदभार ग्रहण 1 अक्टूबर 2022 को किया है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का है। राजू श्रीवास्तव, आई होप सबको पता होगा कि प्रसिद्ध हास्य कलाकार और अभिनेता का निधन हो चुका है, ठीक है। वह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, ये इंपॉर्टेंट है, तो आई होप सो इसको आप याद रखना। राजू श्रीवास्तव ना पूछ के अगर पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष पद पर थे फिल्म विकास परिषद के, उनका नाम क्या है, तो आपको नाम याद रखना है कि राजू श्रीवास्तव, ठीक है ना। चलिए, एकनाथ शिंदे, सो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है देव सहाय पिल्लई। सो पोप फ्रांसीसी द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित एक समारोह में मरणोपरांत संत घोषित हुए हैं। सो यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले आम भारतीय हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, उनका जो जन्म है ना 1712 में कन्याकुमारी तमिलनाडु में नट्टलम में हिंदू परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, और ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम लेजारस रख लिया था। तो ये आप नाम याद रखना, और क्या इनको योग्यता उपाधि मिली ये भी आप याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट है राजीव कुमार, वरिष्ठ चुनाव आयुक्त, देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये नंबर याद रखना, 25वां। तो जो चीफ इलेक्शंस कमिश्नर होते हैं इनका ये नंबर याद रखना, ठीक है। इस पद पर उन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। नेपाल में हुए चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित रहे, ठीक है, 2022 में। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्ति की अगर बात करें तो राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं अप्रैल 2023 में। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया इन्होंने, ठीक है। और ललित कुमार गुप्ता भारतीय कपास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष के सह प्रबंधक के रूप में नियुक्त हुए हैं, CMD के रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण किया 1 मार्च 2023 को। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये बनी हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। सुबह 25 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त हो गई हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखना कि इनका नाम है न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी, ठीक है। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है जनवरी 2023 में। देखिए अब आप कहेंगे ना कि ये बाकी मैं स्किप क्यों कर रहा हूँ, आप इसको ना वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। मैं जो प्रीवियस ईयर के हमारे जो पेपर है ना उनसे तुलना करके मैं हाईलाइट किया हूँ कि किनका संभावना है क्वेश्चंस आ जाने की, क्वेश्चन बनने की, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC नियुक्त हुए हैं दिसंबर 2022 में। साजी के वी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD के और नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि NABARD की स्थापना क्यों किया गया था, तो जो लघु उद्यम होते हैं, कुटीर होते हैं ना, जो ग्रामीण अंचल होता है ना, उनको ऋण मुहैया कराना और ग्रामीण अंचल कृषक समुदाय को डेवलप करने के लिए NABARD की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरुण गोयल देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है अरुण गोयल। डॉक्टर CV आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इनके पहले पश्चिम बंगाल का कौन था, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़, वो थे वहाँ के राज्यपाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के। चलिए नेक्स्ट है अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है टॉपिक डॉक्टर M श्रीनिवास अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान ग्रहण किया है। कोरोना के टाइम में अगर आप जब न्यूज़ देख रहे होंगे तो ये मैक्सिमम आकर बुलेटिन देते थे, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशंस को देते थे। तो आई होप सो कि आप इनको जानते होंगे। सो उनका जगह लिया है कौन, डॉक्टर M श्रीनिवास, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है। जो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है ना, वो पहली महिला महानिदेशक नियुक्त हुई है, किसका, CSIR का, ठीक है ना। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। डॉक्टर माणिक साहा भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सदस्य त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। मैं रिपीट कर दूं, डॉक्टर माणिक साहा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, ठीक है। और
त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने ग्रहण किया है 15 मई 2022 को। चलिए आगे चलते हैं। अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका कि निधन हो चुका है, सो केशव महिंद्रा ग्रुप के मानद अध्यक्ष का निधन हो चुका है 12 अप्रैल 2023 को, ये आप याद रखना, ठीक है। सारा थॉमस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार व लेखिका का निधन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित विजय कुमार किचलू, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का निधन हो चुका है 17 फरवरी 2023 को। बलिपा नारायण भागवत, सुप्रसिद्ध यक्षगान गायक व पटकथा लेखक का निधन हो चुका है। वाणी जयराम, दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायिका का निधन हो चुका है, ठीक है। के विश्वनाथ, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक का निधन हुआ है, ठीक है। नीलमणि फुकन जूनियर, सो असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि का निधन हुआ है, ठीक है। केसरी नाथ त्रिपाठी, वरिष्ठ भाजपा नेता व पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है, ठीक है। जमशेद जे ईरानी, टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक तथा स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध का निधन हो चुका है। जमशेद जे ईरानी, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। साइरस मिस्त्री, आपको पता होगा कि कार एक्सीडेंट में इनका डेथ हुआ था, तो ये भी आप याद रखना। डॉक्टर सुशोभन बनर्जी, पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा राज्य में गरीबों की मात्र 1 रुपये में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वाले का निधन हो चुका है। तो याद रखना, वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका 1 रुपये का इलाज वाला जो समाज सेवा है ना, इनको प्रसिद्धि के लेवल पे ले गया। ये याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। भजन सोपारी, प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो चुका है, ठीक है। अन्य चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति की बात करें तो किरण नाडर, ठीक है, HCL के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी एवं कला संग्राहक और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन्स ऑफ ऑनर्स से सम्मानित हुई हैं। किरण नाडर, अपना नाम याद रखना, ठीक है। नवीन जिंदल, प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति व जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास USA द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। रतन टाटा, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष व प्रसिद्ध उद्योगपति, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों में विशेष रूप से व्यापार व निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सबसे उच्च कोटि का यह अवार्ड है को इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। सुरेखा यादव, एशिया की पहली महिला लोको पायलट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है। ये नाम याद रखना, सुरेखा यादव याद रखना। ये यूपी ROARO और यूपी SSSC में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सुरेखा यादव। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोक गीतकार, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए हैं, ठीक है। आयुष्मान खुराना, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त हुए हैं। ये याद रखना नाम, आयुष्मान खुराना। कैप्टन शिवा चौहान, भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका फोटो काफ़ी वायरल हुआ था। सो कैप्टन शिवा चौहान याद रखना। भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है ये। इनका वहाँ पर तैनाती इनको प्रसिद्धि का कारण बना है, याद रखना। डॉक्टर HC दीपा मलिक, भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता और भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष डॉक्टर HC दीपा मलिक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। निश्चय मित्र और क्षय रोग TB मुक्ति भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनी हुई हैं, ठीक है ना। रवि किशन शुक्ला, गोरखपुर के लोकसभा अध्यक्ष व अभिनेता, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये भी नाम आपको याद रखना है। ये UPPCC में क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सो मैं रिपीट कर दूँ, गोरखपुर के लोकसभा के अभी सदस्य हैं और अभिनेता हैं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग TB उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त इनको किया गया है, ठीक है। अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व CEO, G20 में भारत के नए शेरपा नियुक्त हुए हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक, भारतीय सेना की पहली लड़ाकू
एविएटर बनी हैं, याद रखना कैप्टन अभिलाषा बराक। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की अगर बात करें, देखिए ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखना है, वीडियो पॉज करके देख लेना है, प्लीज़ देख लेना है। मैं थोड़ा सा पेपर के ट्रेंड के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ गुस्सा आपको नहीं होना है, आपको वीडियो पॉज करके चीज़ों को देख लेना है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए इसमें आज बात करते हैं, डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, इससे पूर्व वह देश की फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर चुकी हैं। ठीक है, ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। देखिए ऋषि सुनक के बारे में तो काफ़ी आप लोग जानते हैं। ठीक है, काफ़ी मैटर ये वायरल रहा, काफ़ी चर्चाएं पेपर में आई हैं। ये पार्टी याद रखना कंजर्वेटिव पार्टी, ये यहाँ से आ सकता है कि किस पार्टी से ये नेता बने हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इनके बारे में कुछ और विशेषता की बात करें तो इस पद पर वह पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश व हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इस पद पर उन्होंने लीज ट्रस का स्थान लिया है। ठीक है, अब्दुल, हाँ ये भी याद रखना, ये भी याद रखना कि लीज ट्रस का स्थान लिया है इन्होंने। अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने बरहम सालिह का स्थान लिया है। अब्दुल लतीफ़ रशीद याद रखना नाम, ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय यूके के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी का निधन हो चुका है 8 सितंबर 2022 को। उनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर में हुआ था। 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। ठीक है, और महारानी एलिजाबेथ के निधन के पश्चात उनके बड़े पुत्र चार्ल्स द्वितीय यूके के महाराजा बने हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जनवरी 1961 में पहली बार भारत यात्रा पर रहीं। वे 26 जनवरी 1961 को गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि थी। ये बात याद रखना है आप। ठीक है, कि 26 जनवरी 1961 को गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि के रूप में थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, और वर्ष 1983 में वे दूसरी बार भारत की यात्रा पर थीं और भारत की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 1997 में वे तीसरी बार भारत आई थीं। तो टोटल भारत की 3 दौरा की हैं, वो ओकेजन्स आपको याद रखने हैं। चलिए दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है 22 जुलाई 2022 को। इस पद पर उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लिया है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है 21 जुलाई 2022। इस पद पर उन्होंने गोटबाया राजपक्षे का स्थान लिया है। आई होप सो को पता होगा जो रानिल विक्रमसिंघे हैं। ठीक है, इनके बारे में तो काफ़ी आपने पढ़ा होगा कि इनका जो मत रहता है वो चाइना ओरिएंटेड या इंडिया ओरिएंटेड। तो आई होप सो कि इस पर बहुत समय नहीं देते हैं। ये नाम बस आप याद रखना, दिनेश गुणवर्धने याद रखना और रानिल सिंधे याद रखना। ठीक है, चलिए शिंजो आबे, आई होप सो कि आप इनके बारे में जान चुके हैं कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया था ह्यूमन बम, या वो जो एक पूर्व सैनिक था उसने कुछ प्रतिशोध का कुछ मामला था। तो आई होप सो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एंथोनी अल्बनीज़, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी के नेता, ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान लिया है। ठीक है, एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने जीन कॉस्टेक्स का स्थान लिया है। इस पद पर पहुंचने वाली वो दूसरी महिला बन चुकी हैं। ठीक है, कैरिन जीन पियरे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा व्हाइट हाउस की अगली प्रेस सचिव नियुक्त हुई हैं। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति नियुक्ति की अगर बात करें तो राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के नए उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये आपको नाम याद रखना है, राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के नए उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। रामचंद्र पौडेल, ठीक है, नेपाल के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। तो रामचंद्र पौडेल और राम सहाय प्रसाद याद रखना, दोनों लोगों का ना राम वाले वर्ड से शुरुआत हो रहा है नाम का। तो जो रामचंद्र पौलेड है ना,
वो नेपाल के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। और राम सहाय प्रसाद यादव जो हैं वो नेपाल के नए उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए। ली कियांग चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं, इसलिए न्यूज ये बना हुआ है मैनुएला रोकाबोटे, ये नाम आपको याद रखना है। उषा रेड्डी भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर बनी है। ठीक है। एसी चार्डिया, ठीक है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष विशेषज्ञ नासा के मुख्य औद्योगिकीविद बनी है, इसलिए याद रखना नाम एसी चार्डिया आपको नाम याद रखना है। चलिए। पुष्प कमल दहन प्रचंड सीपीएन माओवादी सेंटर, ठीक है, माओवादी के अध्यक्ष हैं, नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है 26 जून 2022 को। पुष्प कमल दहन प्रचंड, याद रखना, इसको प्रचंड भी कहते हैं, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष हैं पार्टी के, और नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और नेपाल के उप प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की बात हमने कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है 14 मई 2022 को। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए। अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति निधन की अगर बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ वाल्टर कनिंघम का, नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन हो चुका है 3 जनवरी 2023 को। ठीक है, चलिए। अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति की बात करें, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको प्लीज़ देख लेना है। ठीक है, मैं पेपर के ट्रेंड के हिसाब से बात करूं तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है एरिक एम गारसेटी, ठीक है, भारत में अमेरिका राजदूत का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, भारत में अमेरिकी राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। नाम क्या है? एरिक एम गारसेटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चर्चित अगर खेल व्यक्ति की बात करें तो भवानी देवी 95 वर्षीय हरियाणा की एथलीट हैं। ठीक है, टोरून पोलैंड में संपन्न 9वीं वर्ल्ड मास्टर एथलीट इंडोर चैंपियनशिप 2023 में 3 स्वर्ण पदक जीती हैं ये, इसलिए ये करंट का ये टॉपिक बना हुआ है। यह पदक उन्होंने 60 मीटर रेस, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो स्पर्धाओं में हासिल किया है। नाम आपको रखना है भवानी देवी, हरियाणा की हैं। विशेष क्या है? ये 95 वर्ष की हैं महिला। ठीक है, और ये जो है ये 3 स्वर्ण पदक जीती हैं, तो इसलिए ये विशेष हो जाता है। ये आपको नाम याद रखना, ये हरियाणा की हैं। ठीक है। लैसिंडा डेमस अमेरिकी महिला धावक हैं, लंदन ओलंपिक 2012 की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिया गया है। और 30 मार्च 2023 को 8 अगस्त 2012 को आयोजित इस स्पर्धा में रूस की नतालिया अंत्यूक ने स्वर्ण पदक तथा सेलिंडा डेमस ने रजत पदक जीता था। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा डोपिंग की वजह से नतालिया अंत्यूक से यह स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया है, सो इसलिए यह न्यूज बना हुआ है। ये याद रखना कि जो सेलिंडा डेमस हैं, ठीक है, सो इनसे जुड़ा ये मामला आप जानना। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय डोपिंग समिति द्वारा डोपिंग की वजह से जो नतालिया अंत्यूक हैं, ठीक है, उनसे यह स्वर्ण पदक वापस ले लिया गया है। ये नाम आपको याद रखना है। अमेरिका की महिला धावक लंदन ओलंपिक 2012 की 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिया गया था 30 मार्च 2023 को। ठीक है, सो 8 अगस्त 2012 को आयोजित इस स्पर्धा में रूस की नतालिया अंत्यूक ने स्वर्ण पदक जीता। सेलेंडा
डेमस ने रजत पदक जीता था। तो अब समझ में आ गया कि इनका नाम क्यों दिया है। सो जो सेलिंडा डेमस हैं ये रजत पदक जीता था और नतालिया गोल्ड मेडल जीती हैं। ठीक है, लेकिन डोपिंग को पाकर इनसे ये वापस ले लिया गया है। तो आई होप सो कि आप इसको समझ गए कि न्यूज़ में क्यों आया था। ठीक है। अर्शदीप सिंह भारतीय एथलीट हैं जो कि नोमी जापान में आयोजित एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 किमी स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, याद रखना अर्शदीप सिंह। ठीक है, और यह प्रियंका गोस्वामी भारत में महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं रिपीट कर दूं फिर से। भारतीय एथलीट नोमी जापान में आयोजित एशियाई पैदल चाल चैंपियनशिप में पुरुषों की 20 किमी स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कौन? अर्शदीप सिंह। प्रियंका गोस्वामी भारत की हैं जो कि महिला स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो पुरुषों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और महिला में प्रियंका गोस्वामी कांस्य पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट है रानी रामपाल। सो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी, भारतीय खेल इतिहास की पहली बार महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। सो MCF रायबरेली उत्तर प्रदेश ने हॉकी स्टेडियम का जो नाम है, MCF रायबरेली उत्तर प्रदेश ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ ठीक है कर दिया है। ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और रानी रामपाल ये नाम इन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। सो रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कहाँ का? जो उत्तर प्रदेश का रायबरेली का जो MCF हॉकी स्टेडियम था। ठीक है, रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है MC मैरी कॉम और अंचल शरत कमल। ठीक है, सो ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष चुनी गई हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष पद के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचल शरत कमल को चुना गया है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक पदक विजेता रही महिला मुक्केबाज भारतीय ओलंपिक संघ के एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष बनी है। कौन? MC मैरी कॉम। और अंचल शरत जो कमल है ना, उनको क्या किया गया है? सो उनको उपाध्यक्ष के लिए टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचल शरत कमल को चुना गया है उपाध्यक्ष पद पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। झूलन गोस्वामी 39 वर्षीय भारतीय महिला गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इसलिए ये न्यूज बना हुआ है। ठीक है, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी हैं। यह पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है। ठीक है, लेबर कप 2022 फेडरर का अंतिम ATP टूर्नामेंट था। याद रखना रोजर फेडरर अब अपने संन्यास की घोषणा कर दिए हैं, इसलिए इनको ये जो अंतिम जो था ATP टूर्नामेंट, याद रखना ATP टूर्नामेंट, ये GK के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा भारतीय भाला फेंक एथलीट हैं और म्यूरिक डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब जीतकर ऐतिहासिक कारनामा इन्होंने किया है। नीरज ने 88.44 मीटर भाला फेंक कर यह उपलब्धि अपने नाम किया है। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बात याद रखनी। अन्य चर्चित खेल व्यक्ति की बात करें, सलीम दुर्रानी, वह पूर्व भारतीय हरफल मौला क्रिकेटर थे जिनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था, जो कि 88 वर्ष की अवस्था में जामनगर गुजरात में निधन हो गया है 2 अप्रैल 2023 को। सो अर्जुन अवार्ड से 1961 में अर्जुन अवार्ड पाने वाले ये पहले क्रिकेटर थे। ठीक है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बने हैं। वर्ष 2023 से 27 हेतु भारतीय स्कूल खेल महासंघ ठीक है SGFI का नया अध्यक्ष इनको चुना गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कौस्तव चटर्जी 19 वर्षीय कोलकाता के शतरंज खिलाड़ी भारत के 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 78 नंबर के आदित्य मित्तल 16 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी भारत के 77 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 77 नंबर के, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मीराबाई चानू भारत की पहली भारोत्तोलक
वेटलिफ्टिंग बगोटा कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 के 49 किग्रा भार वर्ग में स्पर्धा में रजत पदक इन्होंने जीता है। मीराबाई चानू, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI का नया अध्यक्ष चुना गया है, याद रखना, मेघना अहलावत, ठीक है। नेक्स्ट है रोजर बिन्नी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 36वां अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। रोजर बिन्नी पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 36वां नंबर का इनको अध्यक्ष चुना गया है 18 अक्टूबर 2022 को। चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट है विश्वनाथ आनंद, भारत के पहले शतरंज और ग्रैंड मास्टर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक, FIDE FIDE के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है 7 अगस्त 2022 को। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्थल की अगर बात करें तो सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीडियो को पॉज करके ना प्लीज़ आप देख लेना, जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सो वाराणसी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास इन्होंने किया है। वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया के चर्च तक यह रोपवे रहेगा, जिसकी लंबाई कैंट स्टेशन से 3.75 किमी परियोजना का लागत है, जो कि परियोजना का लागत कितना है 645 करोड़। ये याद रखना कि जो वाराणसी का कैंट सिटी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से गोदौलिया एक जगह है बनारस में, जहाँ पे दशाश्वमेध घाट है, वहाँ पे एक चर्च है। सो वहाँ से वहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, गोदौलिया, ठीक है, ये रोपवे का ये 3.75 लगभग 4 किमी का ये रोपवे रहेगा, ठीक है। ये भीड़ को कम करने के लिए जो रस रहते हैं उसके परेशानियों को देखते हुए चीज़ें लिया गया। तो वाराणसी का कैंट स्टेशन से गोदौलिया के मध्य एक वहाँ पे चर्च है। सो चर्च तक इन दोनों का जो दूरी है 3.75 है। इनको रोपवे के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं की जा रही हैं और ये 645 करोड़ रुपए का ये बजट का यह पूरा परियोजना रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस शहर में स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना किया गया है, जो कि 1.22 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव इसके लिए मंजूरी किया गया। इस लैब का जो प्रबंधन संचालन, ठीक है, IMS उदयपुर द्वारा किया जाएगा। औरंगाबाद और उस्मानाबाद, ठीक है, ये आपको रखना याद, औरंगाबाद और उस्मानाबाद। सो केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इन दोनों शहरों का जो नाम है बदलने की मंजूरी दे दी है। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी रखा जाएगा और उस्मानाबाद का जो नाम है वह धाराशिव रखा जाएगा, याद रखना। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी रखा जाएगा और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा जाएगा, ठीक है। सो इसको आपको याद रखना है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग मुद्दा भी बना हुआ है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ग्रेटर नोएडा, सो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गौतम बुद्ध नगर में इस स्थल पर स्थित नॉलेज पार्क में स्थापित देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर योट्टा डाटा सेंटर का लोकार्पण किया गया। UPPCS के लिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो हीरानंदानी समूह के स्वामित्व वाली योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर का यह उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर है, याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अयोध्या, सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश की ये धार्मिक नगरी, ठीक है, धार्मिक नगरी में भगवान श्री राम का स्वरूप का राज्याभिषेक किया गया। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है। याद रखना, अगर ये पूछ लिया कि लता मंगेशकर चौक अभी कहाँ पे है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, ठीक है, लता मंगेशकर चौक, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अन्य राष्ट्रीय स्थल की बात करें तो लातूर, महाराष्ट्र के इस स्थल पर निर्मित किए गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज, याद रखना। भारत में स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ रहेगा? सो लातूर, जो कि महाराष्ट्र में है। ये 70 फीट प्रतिमा है, ज्ञान की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। तो याद रखना स्टैचू ऑफ नॉलेज रट लेना। ये महाराष्ट्र के लातूर में 70 फीट की ऊंची प्रतिमा है ये, ठीक है। मऊगंज,
ठीक है। मऊगंज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के नए जिले, राज्य का 53वां नंबर का जिला का गठन किया गया है, घोषणा किया गया है। याद रखना मऊगंज, मऊगंज आपको नाम याद रखना है। ठीक है। मेरठ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर का प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये आप याद रखना। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रणबीर बाग, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जम्मू कश्मीर में स्थित इस स्थल पर फ्रोजन सीमेंट स्टेशन का आधारशिला रखा है। फ्रोजन सीमेंट, ठीक है, यानी सीमेंट को रखने के बाद कालांतर में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो याद रखना फ्रोजन सीमेंट। ठीक है। धोलेरा, भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात के इस शहर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। याद रखना धोलेरा जगह, धोलेरा। ठीक है। गोरखपुर, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस स्थान पर परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर दे सकता है अगर यूपी पीसीएस में आया। जो गोरखपुर है एक नामी गिरामी शहर है, सिटी है, जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। जो कि योगी आदित्यनाथ का वो विधानसभा क्षेत्र भी रह चुका है और है। ठीक है। और वहाँ के जो सांसद हैं लोकसभा के, वो रवि किशन हैं, जो कि क्षय रोग के भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सो अगर गोरखपुर आ गया, और देखिए याद रखना गोरखपुर जो है एक है कहाँ पे, हरियाणा में, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक स्थान है जहाँ परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। याद रखना ये उस गोरखपुर की बात नहीं की जा रही है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर की बातें की जा रही है। ठीक है। तो आपको बिल्कुल ये बातें याद रखनी है तरीके से। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा यहाँ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना क्षमता कितना है, 2000 किलो वाट का है। उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को किया गया है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। ये क्षमता याद रखना। ठीक है। चलिए शिलांग, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना मेघालय के इस शहर में किया जाएगा। जनवरी 2023 की घोषणा किया गया है। शिलांग याद रखना। ठीक है। जयपुर की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के इस राजधानी शहर में संविधान उद्यान को उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें तो हरियाणा, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क इस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क। ठीक है। क्लियर, याद रखना। प्रयागराज, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम स्वच्छ भारत 2022 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को। यह स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2022 से संचालित हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। प्रयागराज। चलिए आगे चलते हैं। राखी गढ़ी, हरियाणा में स्थित इस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। सितंबर 2022 को उद्घोषणा किया गया। राखी गढ़ी हिसार जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ठीक है। और रिपोर्टों की अगर बात माने, सर्वेक्षणों की बात माने, तो अभी तक का जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो जगह मिला है ना, वो राखी गढ़ी मिला है। अपने को या अपडेट कर लेना, अपने शॉर्ट नोट्स में ये चीज़ मेंशन कर लेना। ये भी मैं टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूँ। अगर आप चैनल को मेरे फॉलो करते हैं तो आपको जितना भी मिसलिनियस इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वहाँ पे आपको 1 बाय 1 चीज़ें मिलते रहते हैं नोट्स के रूप में। ठीक है। चंदौली, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में इंडो इसराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। याद रखना चंदौली, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि मिर्ज़ापुर और बनारस के बीच में पड़ता है, तो इसको याद रखना है। ठीक है। चलिए पूर्णिया, बिहार के इस ज़िले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का स्थापना हुआ है, जो BPSC 69 PT होने वाला है ना, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी याद रखना UPPCS प्लस UPSC के लिए। पूर्णिया, बिहार के इस ज़िले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का स्थापना किया गया है। जिला कौन सा है? पूर्णिया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बात करें तो चीन यहाँ पर जो है, यह देश का हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों का
लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। याद रखना, चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों का लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद विश्व का दूसरा और एशिया का पहला, रिपीट याद मैं कर रहा हूँ, एशिया का दूसरा और एशिया का पहला और विश्व का दूसरा। पहला कौन है? जर्मनी। क्या है? हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन संचालित करने वाला। ठीक है। सऊदी अरब की बात करें, इस देश में द लाइन मानक विश्व के पहले आर्टिकल शहर की स्थापना की जाएगी। इस शहर में 500 मीटर ऊंची कांच की दीवारों से घिरा होगा यह शहर, तथा इस शहर में कोई कार सड़क नहीं होगा, इसलिए इसको यह विशेष बनाता है। ये सऊदी अरब में, याद रखना, द लाइन याद रखना। ठीक है। विश्व का पहला यह आर्टिकल शहर की स्थापना की जाएगी। आई होप इसको याद रखेंगे आप। ठीक है। अबेई, भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी की सूडान के इस शहर में तैनाती जनवरी 2023 में भारत द्वारा तैनात किया गया है। यह महिला बटालियन ब्लू हेलमेट सबसे बड़ी एकल यूनिट है, याद रखना, अबेई में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुरस्कार और सम्मान की बात करें, ठीक है, तो 13वां संसद रत्न पुरस्कार की अगर बात करें तो 13वां संसद, जिसमें 8 लोकसभा और 5 राज्यसभा के मेंबर हैं, इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं 21 फरवरी 2023 को। ठीक है। लोकसभा के 8 सदस्य की अगर बात करें तो विद्युत वरण महतो बीजेपी, झारखंड के बीजेपी के हैं ये, झारखंड राज्य में एमपी हैं ये। डॉक्टर सुकांत मजूमदार बीजेपी पार्टी के पश्चिम बंगाल के हैं। कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस पार्टी के अंडमान निकोबार के हैं, ये से एमपी हैं। डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित बीजेपी पार्टी से हैं, महाराष्ट्र के। गोपाल चिनैया, ठीक है, शेट्टी बीजेपी पार्टी से महाराष्ट्र के एमपी हैं ये। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के पश्चिम बंगाल के ये हैं एमपी। सुधीर गुप्ता बीजेपी पार्टी से मध्य प्रदेश के हैं। डॉक्टर अनमोल राय सिंह कोल्हे, ये एनसीपी महाराष्ट्र से हैं। ठीक है। राज्यसभा के 5 सदस्य की बात करें तो डॉक्टर जान बिट्रास सीपीआई-एम केरल, डॉक्टर मनोज कुमार झा आरजेडी बिहार, फौजिया तहसील अहमद खान एनसीपी महाराष्ट्र, विशंभर प्रसाद निषाद समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, छाया वर्मा कांग्रेस छत्तीसगढ़। ठीक है। सो आई होप कि इसको भी याद रखना और ये 13वां सांसद रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है। नाम आएगा और पूछेगा या उनका लोकसभा का क्षेत्र पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 की बात करें तो टीके रंगराजन पूर्व राज्यसभा के सदस्य और वरिष्ठ सीपीआई-एम के नेता हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2021 की बात करें तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा घोषित फरवरी 2023 को संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया गया है। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता लखनऊ की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपया 1000 सम्मानित किया गया है। महर्षि नारद पुरस्कार प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी वाराणसी के पुरस्कार राशि 1,01,000 रुपया है। ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार 2023 की बात करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी विशेष के लिए। 30 जनवरी 2023 को घोषित प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में प्रथम स्थान उत्तराखंड को है मानस खंड के लिए। ठीक है। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र 3.5 शक्ति पीठ और नारी शक्ति के लिए। तृतीय स्थान है उत्तर प्रदेश अयोध्या दीपोत्सव के लिए। ये याद रखना सेगमेंट। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार की अगर बात करें तो जो पहला स्थान है वह उत्तराखंड को दिया गया है मानस खंड के लिए, और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है अयोध्या दीपोत्सव के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 12वां फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 की बात करें तो फोर्ब्स इंडिया द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स हेल्थ केयर के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अभय सोई को दिया गया है।
ठीक है। जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड रिलायंस रिटेल वेंचर्स के निदेशक ईसा अंबानी को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड L&T ग्रुप के अध्यक्ष अनिल मणि भाई नाइक को दिया गया है। ये आपको याद रखना है, ये फोर्ब्स वाला आता है एग्जाम में। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 की बात करें तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को प्रदान किए जाने वाला के लिए घोषणा किया गया है। यह सम्मान वर्ष 2019 में प्रकाशित उनके इस संस्मरण सूर्यवंशम को लिए दिया जा रहा है। ठीक है। 32वां व्यास सम्मान 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक व व्यंग्यकार व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है। यह सम्मान उनके 2018 में प्रकाशित उपन्यास पागल खाना के लिए दिया जाएगा। ठीक है। तो आई होप सो कि आप सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस को आप देख रहे हैं। इसका देखिए मज़ा तभी आने वाला है जब इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तभी आप इसको आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। क्योंकि किसी भी मेहनत का ना मज़ा तभी है जब एग्ज़ाम में आप उसको रिकॉल कर सको। चलिए पद्म पुरस्कार 2023 की बात करते हैं। ठीक है। पद्म विभूषण बाल कृष्ण जोशी मरणोपरांत दिया गया है। वास्तुकला और गुजरात के रहने वाले हैं। जाकिर हुसैन कला महाराष्ट्र के हैं ये। ठीक है। M कृष्णा इस सार्वजनिक मामलों के कार्य के लिए कर्नाटक के रहने वाले हैं। दिलीप महाला नाबिस मरणोपरांत दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र के लिए, पश्चिम बंगाल के हैं। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं ये। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामले के लिए, ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये प्लीज़ यूपी के लिए आप याद रखना, ये मुलायम सिंह यादव वाला अवार्ड ये पद्म विभूषण। ठीक है। पद्म भूषण यहाँ पर है। ठीक है। पद्म भूषण आपको याद रखना है, प्लीज़ आप इसको देख लेना। जो इंपॉर्टेंट हमने वहाँ बात कर ली, पद्मश्री भी आपको प्लीज़ एक बार देख लेना है। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। ये 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच के 5 श्रेणियों के विजेताओं को दिया गया है। अगर पहला श्रेणी बात करें कला एवं संस्कृति तो आदित्य सुरेश केरल के, मिड्डे गौरवी रेड्डी तेलंगाना की, श्रेया भट्टाचार्य असम के और संभल मिश्रा उड़ीसा के। वीरता के क्षेत्र में मोहन रामचंद्र बहीर महाराष्ट्र के, नवाचार के क्षेत्र में आदित्य प्रताप सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के, ऋषि शिव प्रसन्ना कर्नाटक के हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में अनुष्का जौली दिल्ली की हैं। लेख के क्षेत्र में हनाया निसार जम्मू कश्मीर, कोलगट्ला ठीक है, अलम मीनाक्षी आंध्र प्रदेश, शौर्यजीत रणजीत कुमार खैर गुजरात के। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 इस वर्ष केवल संस्थागत श्रेणी घोषित दिया गया है, विजेता घोषित किए गए हैं। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण OSDMA। ठीक है। और लुंगलेई फायर स्टेशन ठीक है LFS मिजोरम, इन दोनों को दिया गया है क्या, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। इस बार किसी पुरुष, किसी महिला, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, ये संस्था को दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 संयुक्त रूप से सुदीप सेन और शोभना कुमार को यह दिया गया है। सुदीप सेन जो है उनकी कृति एंट्रोपोशियंस क्लाइमेट चेंज एंड कंटेजेंस कंसोलेशंस के लिए, तथा शोभना कुमार को उनकी कृति ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट्स के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 23 भारतीय भाषाओं घोषित 22 दिसंबर 2022 को दिया गया है। कविता संग्रह के लिए 7 पुरस्कृत लेखक रश्मि चौधरी बोडो, बंदरी नारायण हिंदी, अजीत आज़ाद मैथिली, जोइजम शांति बाला मणिपुरी और गायत्री बाला पांडा ओडिशा, जनार्दन प्रसाद पांडे मणि संस्कृत और कजली सोरेन संथाली। ठीक है। ये आप याद रखना। ठीक है। बाकी आप देखना, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की बात की जा रही है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
हाँ, ये प्रमुख भाषाओं और पुरस्कृत लेखक, उनकी कृति की बात करें तो लेखक हैं बद्री नारायण, भाषा हिंदी, रचना क्या है, तुमड़ी के शब्द, कविता संग्रह है। अनुराधा राय, भाषा अंग्रेजी, ऑल द आइव्स वी नेवर लिप्स, ये उपन्यास है। जनार्दन प्रसाद पांडे मणि, संस्कृत भाषा और क्या है उपन्यास, दीपा मणिक्यम, ठीक है, कविता संग्रह है। ठीक है, अनीस असफाक, उर्दू भाषा और ख्वाब शराब, याद रखना इसको आप। 7वां डिजिटल अवार्ड 2022, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह दिया गया है। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव्स एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तीसरा क्या है, डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डाटा शेयरिंग एंड यूज फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। पांचवा क्या है, पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म। छठवां, डिजिटल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशंस विद स्टार्टअप्स, ठीक। और 7वां क्या है, बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव्स कंबाइनिंग विथ। तो ये याद आपको रखना है। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है किन किन सेक्टर में, किन किन क्षेत्र में दिया गया है, तो इसको आप यहाँ से याद रखेंगे। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 की बात करते हैं, के बिरला फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर माधव हाड़ा को 9 नवंबर 2022 को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना कृति पचरंग चोला पहरी सखीरी के लिए दिया गया है। याद रखना, पचरंग चोला पहरी सखीरी के लिए दिया गया है। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 मधु कांकरिया को उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। तो साहित्य अकादमी द्वारा 23 भारतीय भाषाओं में आयोजित घोषित किया गया है 24 अगस्त 2022 को। सो प्रमुख जो भाषाओं में घोषित पुरस्कार विजेता हैं, हिंदी भाषा की बात करें तो भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा में मिहिर वत्स को उनके यात्रा वृत्तांत टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए दिया गया है। हजारीबाग इन इंटेलिमेंट एक्सप्लोरेशंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो के लिए दिया गया है। याद रखना है आप ये नाम, भगवंत अनमोल, ठीक है, और मिहिर वत्स, ठीक है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022। सो साहित्य अकादमी द्वारा 22 भाषाओं में घोषित ये 24 अगस्त 2022 को दिया गया है। ठीक है, हिंदी भाषा क्षमा शर्मा को उनकी कहानी संग्रह क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियों के लिए। अंग्रेजी भाषा में अर्शिया सत्तार को उनकी कृति महाभारत फॉर चिल्ड्रन के लिए दिया गया है। ये याद आप रखना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है। तो बाल साहित्य संवर्धन जो योजना के अंतर्गत घोषित अगस्त 2022 को घोषित प्रमुख पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान, बिमला रस्तोगी दिल्ली, ठीक है, और सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान, अजय कुमार द्विवेदी उर्फ डॉक्टर अजय प्रसून लखनऊ, अमृतलाल नागर बाल तथा सम्मान ममता नौगरिया बदायूं। ये आपको याद रखना है स्पेशली फॉर यूपी पीसीएस के लिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022 को दिया गया। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज को निस्वार्थ सेवा से समर्पित किया हो। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 इसको दिया गया है। भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको दिया गया है। लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा की अगर बात करें दिया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा में दिया गया है डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के सांसद हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा की बात करें तो असुद्दीन ओवैसी को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा की बात करें तो वंदना चौहान को एनसीपी के ये सांसद हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद लोकसभा की बात करें तो
लॉकेट चटर्जी ये टीएमसी की सांसद हैं। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा तेजस्वी सूर्या भाजपा के हैं, ये इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद राज्यसभा मनोज कुमार झा को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य AK एंटनी और विजद के लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को दिया गया है। ये नाम आपको प्लीज़ याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो वायरल पुरस्कार 2022 उपन्यास मीसा के लिए मलयालम लेखक S हरीश को यह दिया गया है, वायरल पुरस्कार 2022। चलिए आगे चलते हैं। 58वां फेमिना मिस इंडिया 2022 जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता का जो खिताब कर्नाटक की सीनी शेट्टी ने जीता है जुलाई 2022 में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 की बात करें तो स्काई ट्रैक्स द्वारा प्रदत्त यह प्रमुख पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व के 3 शीर्ष सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, पहला सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, दूसरा अहमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, तीसरा टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट। ये आपको याद रखना। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट जो स्टाफ है वह सियोल इंचियोन का, ठीक है। विश्व का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट सुरक्षा ज्यूरिख का है, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है मार्च 2023 में। रिपीट कर दूं, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ये क्वेश्चन प्लीज़ आप इसको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन में भी बन सकता है। यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन युद्ध के उथल पुथल वाले दौर में वित्तीय बाजार की अगुवाई करने हेतु दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें तो लुइसियाना USA में आयोजित इस प्रतियोगिता का जो खिताब है अमेरिका की और बानी गैब्रियल ने जीता है। याद रखना, मिस यूनिवर्स 2022 आर बानी गैब्रियल, ठीक है। ये याद रखना। गत वर्ष यह खिताब भारत की हरनाज संधू ने जीता था, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। मिस अर्थ 2022 मनीला फिलीपींस में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब दक्षिण कोरिया की मीना सू चोई ने जीता है, ठीक है। मिथ अर्थ वाटर नदीम अयूब फिलिस्तीनी। मिस अर्थ एयर शेरिडन मोर्टलाक ऑस्ट्रेलिया और मिस अर्थ फायर एंड्रिया एगुलेरा कोलंबिया, ठीक है। ये नाम ये तीनों भी याद रखना है। अब बाकी जो मिस अर्थ 2022 है ये मनीला फिलीपींस के आयोजित ये सौंदर्य प्रतियोगिता का हुआ है और दक्षिण कोरिया की मीना सी चोई, ठीक है। मीना सू चोई याद रखना है आप, ठीक है। चलिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2022 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान घोषित किया गया 22 नवंबर 2022 को। विभिन्न श्रेणियों में घोषित पुरस्कार विजेता कुछ इस प्रकार हैं। प्रेरणा एवं कार्रवाई के क्षेत्र में लेबनान का अग्रणी पर्यावरणीय गैर लाभकारी समूह आर्सेन सिल को दिया गया। दूसरा पेरू के कॉन्स्टेंटिनो ओक्सा चुटास को, ठीक है। तीसरा कैमरून के सेसिले बिबियाने जबेट को, ठीक है। और विज्ञान और नवाचार से बात करें तो ब्रिटेन की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सर पार्थ दासगुप्ता को। व्यावसायिक दूरदृष्टि श्रेणी में भारतीय वन्यजीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ये याद रखना, ठीक है। और पूर्णिमा जो हरगिला है आर्मी संरक्षण संस्थान के नेतृत्व करती हैं, ठीक है। तो आई होप सो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 64 नंबर का 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की बात करें तो एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध ये पुरस्कार की घोषणा 31 अगस्त 2022 को पुरस्कार विजेता सोथियारा हिम कंबोडिया, दूसरा तदाशी हत्तोरी जापान, तीसरा बर्ना डेट जे मैड्रिड फिलीपींस, चौथा गैरी
नेव नेव घीव इंडोनेशिया, ये याद रखना। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको हम एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022, ठीक है। सो पत्रकारिता के क्षेत्र की बात करें, लोक सेवा में द वाशिंगटन पोस्ट, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, स्टॉप ऑफ द मियामी हेराल्ड के लिए, खोजी पत्रिका टैम्मा बे टाइम्स के कोरी जी को, ठीक है। और जॉनसन्स रेबेका बुलिंगटन और एली मरे को दिया गया है, ठीक है। खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है खोजी पत्रकारिता वाला, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की बात करें तो युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा किया गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022, अंचत शरत कमल टेबल टेनिस, अर्जुन पुरस्कार 2022 सीमा पुनिया एथलीट्स, ठीक है। एंथोस पाल एथलीट्स, अविनाश मुकुंद सावले एथलीट्स, 6 लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रणय HS बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी शतरंज, आर प्रज्ञानंद शतरंज, दीप ग्रेस एक्का हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी सैकिया लॉन बॉल, सागर कैलाश वलकर मलखम्भ और एलो वेनिल वलारिवान निशानेबाजी, ओम प्रकाश मिथेरवाल निशानेबाजी, सृजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर भारोत्तोलक, वेटलिफ्टिंग, अंशु कुश्ती, सरिता कुश्ती, परवीन बुसु, मानसी, गिरीश चंद्र जोशी पैरा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, ये याद रखना, ठीक है। जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 दिया गया है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 अंचल शरत कमल टेबल टेनिस, ये आपको याद रखना है, याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अर्जुन पुरस्कार ये आप याद रखना, मेन है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2023। सो लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किया गया 5 फरवरी 2023 को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। अबाउट डैम टाइम, ठीक है। लिजो एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस, ठीक है। हैरी स्टाइल्स सॉन्ग्स ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट, ठीक है। बोनी रैथ, ये आपको नाम याद रखना है। ये ग्रैमी अवार्ड 2023 65वां का, ठीक है। उल्लेखनीय है कि रिकी केज रे ने तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें स्टीवर्ट कॉम्पलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए पुरस्कार मिला है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सो नाम आपको याद रखना बहुत तरीके से। रिकी केज आपको नाम याद रखना है, ये पहले भारतीय हैं, ठीक है। चलिए 80 नंबर का जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 है। सो प्रमुख वर्गों के प्रदत्त पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा द फेबल्समैन, ठीक है। फेबल्समैन के लिए इसके निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी द वंशीज ऑफ इनिशेरिन, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शोषण फिल्म ड्रामा की बात करें तो ऑस्टिन बटलर हैं, ठीक है। फिल्म एल्विस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सोशल फिल्म ड्रामा कैट ब्लैचेट, फिल्म टार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोशंस फिल्म म्यूजिकल एंड कॉमेडी कोलिन हॉरेल, ठीक है। तो बस इस हिसाब से कोई याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग, फिल्म द फेबल्समैन, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म अर्जेंटीना 1985 अर्जेंटीना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ गीत मोशंस फिल्म नाटू नाटू फिल्म ये
ये RRR मूवी के लिए, ठीक है। पहली बार किसी भारतीय फिल्म को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई के घोषणा के द्वारा घोषित प्रमुख पुरस्कार कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर सिंह, फिल्म 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स विक्की कौशल, फिल्म सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स विद्या बालन, फिल्म शेरनी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन, फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी, फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साई ताम्हनकर, फिल्म मिमी, ठीक है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020, इसको प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है, प्लीज़ देख लेना। मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, आप पूरा करते करते बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हो कि इतना लंबा वीडियो कैसे पूरा करना है, इसलिए थोड़ा सा हम उसको शॉर्ट में लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इसको आप देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अन्य फिल्म पुरस्कार की बात करें तो 49वां नंबर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट AFI द्वारा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री निकोल किडमैन को दिया गया नवंबर 2022 के लिए। और 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है 30 सितंबर 2022 को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना, योजना को 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह 5 अप्रैल 2023 को 5 अप्रैल 2016 को योजना महिलाओं और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें विनिर्माण सेवा और व्यापार क्षेत्र में कृषि से जुड़ी गतिविधियों एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य शुरू किया गया था। इस योजना का विस्तार 2025 तक कर दिया गया है। इसका मेन शुरुआती टाइम याद रखना 5 अप्रैल 2016, ठीक है। किन क्षेत्रों को समाहित करता है, किन के लिए शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों के आय में वृद्धि के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया है 21 मार्च 2023 को, ठीक है। तो आई होप सो अब इसको याद रखना, ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वैभव फेलोशिप योजना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है 18 फरवरी 2023 पे, ठीक है। दिव्यांग बहुउद्देशीय परियोजना, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश स्वीकृति 27 फरवरी 2023 को किया गया। मई 2021 में मूल्य स्तर पर, ठीक है, 31,867.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ NHPC द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित 2880 मेगावाट की इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निवेश अनुमोदन किया गया। इस परियोजना का लोअर दिबांग वैली जिले में दिबांग नदी पर स्थापित की जा रही है, जो पूर्ण होने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, इसलिए इसको ये इम्पोर्टेंट बना देता है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। चलिए सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में SJVN लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही 382 मेगावाट की इस जल विद्युत परियोजना के निवेश की स्वीकृति हो चुकी है। तो याद रखना ये कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट वाणी, यह प्रोजेक्ट भारतीय विज्ञान संस्थान IISc कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क और गूगल द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 वर्षों में 773 जिलों में लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों को भाषा के नमूना एकत्र करके भारत की भाषा विविधता को मानचित्रण प्रदान किया जाएगा। प्रोजेक्ट वाणी आप समझ गए क्या है, ठीक है। ये IISc बेंगलुरु और गूगल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागपुर में इस महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। यह मार्ग नागपुर और शिरडी को जोड़ता है। इस महामार्ग का अन्य नाम नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशंस एक्सप्रेसवे, ठीक है, समृद्धि महामार्ग नाम है, ठीक है। हिंदू हृदय सम्राट
बाला साहेब ठाकरे, ठीक है, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, इसका आपने समझ गए कि ये क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक, तो इसका नागपुर से शिरडी को ये जोड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिला है 25 नवंबर 2022 को। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित किया जाएगा, ठीक है। योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों के सोलर प्लांट में लागत का 75% शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। याद रखना, सौर ऊर्जा जो योजना है बुनकर क्षेत्र के लिए है और उनके जाति विशेष को पाकर उनको सब्सिडी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना यूपीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह न्यूज हो जाता है। नेक्स्ट है मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया गया, ठीक है। पराली प्रबंधन परियोजना वायु अमृत, सो भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा संगरूर पंजाब में यह परियोजना लॉन्च किया गया। वायु अमृत याद रखना है आप, ठीक है। महाकाल लोक परियोजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित श्री महाकाल लोक में इस परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित किया गया। महाकाल लोक परियोजना, ठीक है। चलिए PM श्री, तो शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का घोषणा किया गया। इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। PM श्री, ठीक है। इस पार्क क्या है? केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद कॉलेजों के अध्ययनरत आयुर्वेद BA MS के छात्रों हेतु इस फेलोशिप योजना का शुरुआत किया गया है। सो फेलोशिप के तहत चयनित जो शोधार्थी हैं 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान उनको किया जाएगा। तो आई होप से याद रखना, ठीक है। तो ये जो BMS स्टूडेंट होते हैं, BMS कौन होता है? जो कि आयुर्वेद से मेडिकल की पढ़ाई करता है, ठीक है। ये ग्रेजुएशन से, जैसे MBBS होता है, जो MBBS होते हैं वह एलोपैथ की पढ़ाई करते हैं, जो BMS होते हैं वो आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23। तो भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह बॉन्ड जारी किया गया है। इस बॉन्ड को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ स्वर्ण के ग्राम संबंधी गुणक की अंकित किया जाएगा। निवेश में न्यूनतम जो स्वीकार है 1 ग्राम स्वर्ण होगा। तो सावरेन गोल्ड बॉन्ड का ये सीमा पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए ऑपरेशन सुन अभियान की बात करते हैं। अभ्यास कोबरा कॉरिडोर 2023, ठीक है। सो बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास ब्रिटेन में रॉयल एयर फोर्स के बैटिंगटन एयर फोर्स बेस में आयोजित। इस अभ्यास में फिनलैंड, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, सिंगापुर और भारतीय वायुसेना भाग लिया है। तो याद रखना, अभ्यास कोबरा वॉरियर 2023, ठीक है। सर्व दवा सेवन MDA अभियान। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरिया से मुक्ति के लिए लॉन्च किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इस अभियान के तहत वैश्विक समय सीमा वर्ष 2030 से 3 वर्ष पहले वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरिया का समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये यहाँ से टारगेट टाइमिंग पूछ सकता है, इसको आपको याद रखना है। ऑपरेशंस नारकोस और आहट। सो रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा क्रमशः नशीली दवाओं की तस्करी और मानव तस्करी को रोकने हेतु यह एक माह तक चलाया गया राष्ट्रव्यापी अभियान है। तो याद रखना, जो नारकोस है वो नशीली दवाओं के लिए और मानव तस्करी के लिए आहट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अभ्यास संगम 2022। भारतीय नौसेना मार्कोस और US नेवी सील के बीच संयुक्त नौसैन्य विशेष बल अभ्यास का 5वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ। ये व्याख्यान अभ्यास संगम 2022 किनके बीच में? US और भारतीय नौसेना, ठीक है। US जो नेवी सील है और भारतीय वायुसेना मार्कोस, इसको आपको याद रखना है। मार्कोस भारत के सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली ये सैन्य टुकड़ी होती है। आई होप सो कभी आप यूट्यूब पर जाकर इसको देखना।
बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनका रुद्र अवतार देखने पे कि कितना शक्तिशाली और कितना ये पराक्रमी होते हैं ये, ठीक है। अभ्यास समन्वय 2022 भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत, ठीक है, हर्द अभ्यास है, वायुसेना स्टेशन आगरा में संपन्न हुआ यह, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप अच्छे से तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सी विजल 22 देश में सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी तटीय रक्षा अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ, इसको याद रखना। गरुड़, ये जो 7 है ना, सो भारत और फ्रांस के वायुसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास है। यह 7वां संस्करण है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन राजस्थान में आयोजित ये 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को हुआ। याद रखना गरुड़ 7 जो है ना, ये भारत और फ्रांस का वायुसेना के बीच का अभ्यास था ये, ठीक है। अभ्यास प्रस्थान 2022 एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वावधान में कृष्णा गोदावरी बेसिन के अपतटीय विकास क्षेत्र में आयोजित हुआ, ठीक है। अभ्यास प्रस्थान 2022, ठीक है। पावर एक्स 2022 एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। इंडियन कंप्यूटर्स इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ठीक है, सर्ट इन द्वारा कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स इन पावर सेक्टर के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया यह, ठीक है। ऑपरेशंस गरुड़ 2022 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध एक देशव्यापी अभियान है। ऑपरेशंस गरुड़ 2022। ऑपरेशंस मेघचक्र 2022 बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उनके साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया। ऑपरेशंस मेघ चक्र 2022, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेशंस सेवा डिग्निटी, नन्हे फरिश्ते, मिशंस जीवन रक्षा और ऑपरेशंस मातृशक्ति, ठीक है। रेलवे पुलिस बल द्वारा संचालित अभियान यह है। ऑपरेशन जो सेवा है बुजुर्ग नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगों यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनाने हेतु सहायता के लिए यह किया गया। ऑपरेशन डिग्निटी के तहत निस्वार्थ भाव से समय पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत गुमशुदा भाग जाने वाले विभिन्न कारणों से अपने परिवार से बिछुड़े बच्चों के पहचान व बचाव के लिए। ऑपरेशंस मातृशक्ति के तहत महिला आरपीएफ कर्मियों द्वारा ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा का सामना करने वाली गर्भवती महिलाओं का मदद के लिए। आई होप सो कि ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप कहीं पे नोट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। युद्ध अभ्यास 2022 भारत अमेरिका अभ्यास का यह 18वां संस्करण था। ओली उत्तराखंड में आयोजित किया गया। याद रखना युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी 2022 यह 13 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रैनसमवेयर विरोधी पहल रिजिलियंस वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया। तो आई होप से इसको आप याद रखना। ये रैनसमवेयर जो वायरस होता है ना, उसके हमले से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए प्रैक्टिस किया गया था। युद्धाभ्यास उदार शक्ति ये भारत और मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास किया गया, ठीक है। ये मलेशिया में आयोजित किया गया। अभ्यास वज्र प्रहार 2022 भारत अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बलों के युद्धाभ्यास का यह 13वां संस्करण था, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। तो एवरीबॉडी नेक्स्ट है सम्मेलन और समारोह। सो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित एक मेगा फूड समारोह का दूसरा संस्करण प्रगति मैदान के नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो याद रखना थीम क्या है, प्रसंस्करण से समृद्धि। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन एससीओ युवा लेखक सम्मेलन 2023। भारत की एससीओ अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में आयोजित 12 से 13 अप्रैल 2023 में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023। सो भारत फ्रांस मैत्री में 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 तो वाल्टर ई इन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन में आयोजित किया गया। इसमें भारतीय वैक्सीन भी निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस का पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शंस प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड जीता है। ये क्वेश्चंस आ सकता है, भारत का ऐसा कौन सा वो बायोटेक कंपनी, याद रखना कि भारत बायोटेक, ठीक है।
नेक्स्ट है दूसरी G20 शेरपा बैठक 2023। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कुमारकोम केरल में संपन्न 30 मार्च 2023 से 2 अप्रैल 2023 में हुआ यह शेरपा का दूसरा बैठक। ठीक है, अध्यक्षता में G20 शेरपा कांत ने इस बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, और ये नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं। ठीक है, चलिए, पहली शहरी जलवायु फिल्म समारोह 2023। शहरों में जीवन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का प्रदर्शन करने हेतु नई दिल्ली में संपन्न किया गया। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ठीक है, युवा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट है आहार 2023। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला इंडिया ट्रेड प्रमोशंस ऑर्गेनाइजेशंस ITPO द्वारा प्रगति मैदान में नई दिल्ली में संपन्न कराया गया। याद रखना, आहार 2023 से जगह पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023। उत्तराखंड के पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित किया गया। इसका याद रखना, ये जगह याद आपको रखना है। 22वां भारत रंग महोत्सव 2023। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD द्वारा दिल्ली, जयपुर, राजमुंदरी, रांची, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, भोपाल, नासिक और केवड़िया में संपन्न कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2023 इंडिया फाउंडेशंस द्वारा रांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज़ के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। थीम था ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। ठीक है, 8वां रायसीना डायलॉग 2023। भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ 2 से 4 मार्च 2023 को। थीम क्या था? थीम था प्रोवोकेशंस, अनसर्टेनिटी, ठीक है, टर्बुलेंस, लेटो हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, तो याद रखना ये लाइट हाउस ना, ये कंफ्यूज करने के लिए आप ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड रहता है। जब पिछला ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो ऐसे मिले जुले 2 से 3 वर्ड टर्मिनोलॉजी दे दिया था, थीम दे दिया था। तो याद आपको रखना है कि ये 8वां रायसीना डायलॉग 2023 का यह थीम था रखा हुआ। ठीक है, इस वर्ष उद्घाटन सत्र की जो मुख्य अतिथि थी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 की बात करें तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम क्या था? एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। ठीक है, इसका थीम याद रखना है आप। थीम आ जाता है एक बेहतर भविष्य के लिए विचार और विश्व के लिए भारत। ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023। वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ GSMA द्वारा बार्सिलोना स्पेन में संपन्न किया गया। ये जगह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशंस ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम क्या था? अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022। विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से देनाराउ आइलैंड कन्वेंशंस सेंटर नादी फिजी में आयोजित किया गया। संयुक्त सत्र का जो मुख्य विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बोध तक। नेक्स्ट टॉपिक है दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023। क्या है? एसोसिएशंस ऑफ द राइस रिसर्च वर्कर्स द्वारा ICAR NRRI कटक ओडिशा में आयोजित किया गया। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 हुबली धारवाड़ कर्नाटक में आयोजित किया गया। थीम क्या था? विकसित युवा विकसित भारत। 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023 इंटरनेशनल एसोसिएशंस संस्कृत स्टडीज़ द्वारा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है पर्पल फेस्ट समारोह 2023। अपनी तरह का पहला महोत्सव है, पणजी गोवा में आयोजित किया गया जनवरी 2023 में। ठीक है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2023 गोवा में संपन्न हुआ। थीम क्या था? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2023। रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा वायुसेना स्टेशंस येलहंका बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। थीम क्या था? द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं प्रथम वैश्विक मीडिया कांग्रेस 2022 अबू धाबी संयुक्त राज्य अरब अमीरात में आयोजित किया गया। थीम क्या था? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री।
नेक्स्ट टॉपिक है 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 नोम पन्हे कंबोडिया में आयोजित 12 नवंबर 2022 को हुआ। इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है काशी तमिल संगम 2022। सो ये यूपीपीएससी में इस बार क्वेश्चन से आ सकता है। सो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाराणसी के काशी और उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें क्या है ना कि तमिल और जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कल्चर्स को आपस में मिलाना, उसको पहचान करना और मैत्री संबंध बनाना। ठीक है, 14वां विश्व मसाला कांग्रेस 2023। सो विभिन्न व्यापार और निर्यात फोरम के सहयोग से मसाला बोर्ड इंडिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। मुख्य विषय क्या था? विजन 2023 स्पाइसेस, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेषण, सहयोग और उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। ठीक है, भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेर्पा बैठक 2022 उदयपुर राजस्थान में आयोजित। इसमें भारत की G20 शेर्पा अमिताभ कांत सहित विभिन्न G20 देशों के प्रतिनिधि मंडलों और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख ने भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट है 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022। ठीक है, सो इसको प्लीज़ आप देख लेना। ये कंट्री ऑफ द फोकस बांग्लादेश था, तो यहाँ से ये हमको इंपॉर्टेंट लगा, इसको प्लीज़ नोट कर लेना। एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 सो लंदन यूके में आयोजित 22 से 25 मई 2022 को हुआ। मुख्य विषय क्या था? एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर स्ट्रॉन्गर बोल्डर बेटर। ठीक है, सो आई होप सो कि एवरीबडी आपने इन्जॉय किया होगा। यहाँ पर एक टॉपिक और है कि भुलाए जाने का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल ये 21 के अंतर्गत आता है। सो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भुलाए जाने का जो अधिकार है, राइट टू फॉरगेटन, को निजता का अधिकार के रूप में हिस्से के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, यह निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MS सुंदरेश की पीठ ने सुनाया है। तो आई होप सो आप इसको बिल्कुल अपने माइंड में इसको रखना। ठीक है, मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून। सो स्पेन की संसद द्वारा मासिक धर्म संबंधी वैतनिक चिकित्सा अवकाश देने से संबंधित कानून पारित किया गया है। स्पेन इस तरह का कानून बनाने वाला जो पहला यूरोप का देश बन गया है, इसलिए इसको स्पेशल बना देता है। सो याद रखना कि वैतनिक मासिक धर्म अवकाश के, यानी महिला को मासिक धर्म के समय अवकाश रहेगा, लेकिन उसके पैसे जो सैलरी है उसको नहीं काटा जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। इसमें अर्थ आवर 2023, ये तिथि 25 मार्च 2023 का है। विश्व में ऊर्जा बचत का यह वैश्विक अभियान WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 24 मार्च 2023 है। विश्व विषय हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, विश्व जल दिवस जो तिथि है 22 मार्च 2023। फोकस क्या है? जल और स्वच्छता संकट समाधान में तेजी से परिवर्तन लाना। विश्व गौरैया दिवस तिथि क्या है? 20 मार्च 2023। मुख्य विषय आई लव स्पैरो। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च 2023, 21 मार्च का डेट होता है। मुख्य विषय है वन एवं स्वास्थ्य। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस ये 18 मार्च का डेट है। मुख्य विषय क्या है? क्रिएटिव इनोवेशन। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च का डेट है। मुख्य विषय क्या है? स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। विश्व किडनी दिवस 9 मार्च का डेट है यह। ठीक है, थीम क्या है? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वनरेबल। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का यह डेट है, याद रखना। थीम क्या है? डिजिटल ऑल, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस तिथि क्या है? 3 मार्च। थीम क्या है? वन्यजीव संरक्षण के लिए भागीदारी। शून्य भेदभाव दिवस डेट क्या है? 1 मार्च। मुख्य विषय क्या है? सेव लाइव्स। ठीक है, डिक्रिमिनलाइज। ठीक है, सेव लाइव्स डिक्रिमिनलाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व समुद्री घास दिवस डेट क्या है? 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस डेट क्या है? 1 मार्च, आपको याद रखना। मुख्य विषय क्या है? स्वस्थ समुद्री घास स्वस्थ ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डेट क्या है? 18 फरवरी। मुख्य विषय क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस डेट क्या है? 21 फरवरी। मुख्य विषय क्या है? बहुभाषी
बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व रेडियो दिवस, डेट क्या है 13 फरवरी, मुख्य विषय क्या है रेडियो एवं शांति। नेक्स्ट टॉपिक विश्व दलहन दिवस, डेट क्या है 10 फरवरी, ठीक है, मुख्य विषय क्या है एक सतत भविष्य के लिए दालें। नेक्स्ट टॉपिक विश्व कैंसर दिवस, डेट क्या है 4 फरवरी, मुख्य विषय क्या है क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, नेक्स्ट डेट क्या है 2 फरवरी, मुख्य विषय क्या है निम्नलिखित आर्द्रभूमियों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, डेट क्या है 25 जनवरी, मुख्य विषय क्या है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पहला वीर बाल दिवस, डेट क्या है 26 जनवरी। क्लियर, आई होप सो कि आप समझ रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस रटना है। और ये क्वेश्चन जब भी आएगा 1.5 नंबर लेकर आएगा पीसीएस में, तो इसके आप इंपॉर्टेंस को समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, डेट क्या है 11 दिसंबर, थीम क्या है वुमेन मूव माउंटेन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मानव अधिकार दिवस, 10 दिसंबर का डेट है, थीम क्या है सभी के लिए गरिमा स्वतंत्रता और न्याय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, डेट क्या है 9 दिसंबर, थीम क्या है UNCAC at 20, ठीक है, अंटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, डेट क्या है 5 दिसंबर, मुख्य विषय क्या है स्वयंसेवीकरण के माध्यम से एकजुटता। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व मृदा दिवस, डेट क्या है 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस होता है, थीम क्या है मिट्टी जहाँ से भोजन शुरू होता है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व एड्स दिवस, डेट क्या है 1 दिसंबर, स्लोगन है इक्वलाइज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व बाल दिवस, डेट क्या है 20 नवंबर, मुख्य विषय क्या है समावेशन हर बच्चे के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व शौचालय दिवस, डेट क्या है 19 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। मुख्य विषय क्या है सैनिटेशंस एंड ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो ये आपको प्लीज़ याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं जनजाति गौरैया दिवस, ठीक है 15 नवंबर, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस और जनजाति गौरव दिवस है, नॉट गौरैया, गौरव दिवस है, ये 15 नवंबर का डेट है, ठीक है। यह दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, जिसकी घोषणा केंद्र सरकार ने वह 2021 में किया था, विश्व जनजाति गौरव दिवस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं विश्व मधुमेह दिवस, डेट क्या है 14 नवंबर, मुख्य विषय मधुमेह देखभाल तक पहुंच। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व नगर दिवस, 31 अक्टूबर का यह डेट होता है, मुख्य विषय है एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, ये याद रखना एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। नेक्स्ट टॉपिक है 7वां आयुर्वेद दिवस 2022, तिथि क्या है 23 अक्टूबर 2022, थीम क्या है हर दिन हर घर आयुर्वेद, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, तिथि क्या है 17 अक्टूबर 2022। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस, डेट क्या है 16 अक्टूबर, मुख्य विषय क्या है किसी को पीछे मत छोड़ो। नेक्स्ट टॉपिक ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मुख्य विषय है सार्वभौमिक हाथ स्वच्छता हेतु एकजुट हो। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर का डेट है, ठीक है, और मुख्य विषय क्या है एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व दृष्टि दिवस, 13 अक्टूबर का ये डेट है, विषय क्या है इसका एक दिवस प्रति वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, थीम क्या है लव योर आइज, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, थीम क्या है हमारा समय अब है, हमारा अधिकार हमारा भविष्य, 11 अक्टूबर का ये डेट है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर का डेट है, मुख्य विषय क्या है कपास के लिए बेहतर भविष्य बुनना। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, थीम क्या है शिक्षा के बदलाव की शुरुआत शिक्षकों से होती है। विश्व पशु दिवस, तिथि क्या है 4 अक्टूबर, थीम क्या है ए शेयर्ड प्लानेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व पर्यावास दिवस, 3 अक्टूबर का डेट है, विषय क्या है माइंड द गैप लीव नो वन द पीस अप बिहाइंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022, 8 सितंबर का यह डेट है। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2022, ये 21 सितंबर का यह डेट है। विश्व पर्यटन दिवस 2022, 27 सितंबर का यह डेट है, पर्यटन पर
पुनर्विचार, इसको आपको याद रखना है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून का डेट होता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून, ठीक है, 14 जून। डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट अ सॉलिडेटरी, ज्वाइन द एफोर्ट एंड सेव लिव्स, ठीक है, इसको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विषय क्या है? मानवता के लिए योग, ठीक है। 5वां जीएसटी दिवस, तो 1 जुलाई, ठीक है। इस दिवस का जो विजन है GST@5 साधन देश के सर्वांगीण विकास का, ठीक है। 100वां 100 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, तिथि क्या है? 2 जुलाई। स्लोगन क्या है? कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, ठीक है। पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई 2022। ये आपको याद रखना। यह दिवस अपोलो 11 चंद्र मिशन के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर मनुष्यों द्वारा पहली बार उतरने की वर्षगांठ का प्रतीक है। 20 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पर पहुंचे थे। विश्व मस्तिष्क दिवस, तिथि 22 जुलाई 2022। मुख्य विषय सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई। विश्व जैव दिवस 10 अगस्त। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं कि ये डेट कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप सो कि प्लीज़ इसको ना ज़रूर आप नोट करो, क्योंकि इसके इम्पोर्टेंस के बिना नहीं कोई चीज़ डील होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। और ये जब भी आएगा 1.5 नंबर 2 नंबर लेके क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। बस चंद और बचे हैं जिसको देख लेते हैं। विश्व महासागर दिवस 8 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। इसका मुख्य जो विषय है #बी ह्यूमन काइंड, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। ये आपको याद रखना है, इसको याद रखना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बाकी ये जो है ना, इसको प्लीज़ आप स्नैपशॉट ले लेना, ठीक है। इसको स्नैपशॉट आप ले लो, ठीक है, इसको देख लेना, ठीक है। क्लियर, ठीक है। जैसे नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 18 जुलाई। वो डे होता है ना कि वन डे के लिए, वन डे पेपर में भी बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है। जैसे विश्व अंगदान दिवस है, यह 13 अगस्त का ये डेट है। विश्व शेर दिवस है 10 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस है 7 अगस्त। वैश्विक पवन दिवस है 15 जून। तो बस इस हिसाब से आपको याद रखना है। विश्व शतरंज दिवस है 20 जून का डेट, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, ठीक। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप इसको एंजॉय किए होंगे, और मैंने फुल ईमानदारी से चीज़ों को कवर कराया है, ठीक है। तो देखिए, ये तभी उपयोगी हो पाएगा जब आप इसका एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है। रात का देखिए, अभी वीडियो बनाते बनाते काफ़ी समय हो गया। ऐसा नहीं कि मैं आपको अपनी अपनी ये क्वालिटीज़ या कुछ बता रहा हूँ। मैंने कोटेशंस किया था कि मैं इस मैगज़ीन को पूरा करा के मानूंगा, जो कि मैं इस मैगज़ीन का आज लास्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट है, फाइनल हो गया। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारा सहयोग किया, वीडियो आपने प्रॉपर देखा है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहा और मैं इसके लिए काम करता रहा। सो जो दृष्टि 2023 मैगज़ीन है, आज फाइनल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।